चौथी शताब्दी के 63 के दशक की बात है। मनोहरपुर नमक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान का नाम बिरु था। बिरु बहुत लालची और धूर्त था। वो हमेशा अपनी भलाई ही सोचता, उसके लिए चाहे किसी का भी बुरा क्यों न हो जाए। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और उसके माता पिता भी बूढ़े हो चले थे, तो उन्हें उसकी चिंता बनी रहती थी कि जल्दी से हम भी अपने नाती पोतों को देख ले, नहीं तो कब हमें यमराज का भैसा याद कर लेगा कोई गारंटी नहीं है। इसी कारण उसकी मां का हमेशा मायके आना जाना लगा रहता था और मायके वाले भी नहीं चाहते थे कि बिरु का विवाह हो जाए, और विवाह तय भी हो जाता तो उसे काटने के लिए सबसे पहली साजिश बिरु के मामा की ही रहती। वो इसलिए क्योंकि उसके मामा जानते थे बिरु का व्यवहार कैसा था और वो कैसा आदमी है, किंतु ये बात बिरु की मां को नहीं पता था और वो सोचती कि किस्मत में ही नहीं है तो कैसे होगा, भला जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कैसे हो सकता है। और इसलिए उसकी मां को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसका विवाह नहीं हो पाएगा। मगर मां तो मां ठहरी, भला वह ये कैसे देखे कि उसका पुत्र कुंवारे रहे। बिरु के विवाह के चिंता में उसकी मां की तबीयत खराब हो गई और वो जल्द ही भगवान को प्यारी हो गई। तो अब केवल बिरु और उसके पिता ही बचे थे। उसके पिता बहुत ही सीधे साधे थे। वे किसी से बिना मतलब नहीं बोलते और कोई कुछ कह भी देता तो उसे पलटकर जवाब नहीं देते, बल्कि हंसकर निकाल जाते थे। उनका किसी से कोई उधर नकद जैसी भी बात नहीं थी। किंतु उनका ही पुत्र बिरु बहुत बड़ा धूर्त और बदचलन था। वो गांव के किसी भी आदमी से बोल देता, बिना मतलब लड़ाई करता रहता, और तो और गांव की स्त्रियों को भी गलत नजर से देखता रहता। वो रोज सुबह नदी के किनारे बैठ जाता और आने जाने वाली स्त्रियों पर बोली बोलता रहता, जिसके कारण वो कई बार अच्छी तरह से स्त्रियों के हाथ से पीट भी चुका था। फिर भी उसकी ये आदत नहीं सुधरी। वो पिटाई होने के बाद भी रोज जाता, कभी कभी तो हद ही कर देता। वो बिना कुछ बोले किसी भी औरत के घर में घुस जाता और घुसने के बाद आवाज देता। इन सब गलतियों के कारण उसके पिता को हमेशा यही शंका बनी रहती थी कि ये मेरा लड़का है या नहीं। और इस बात की शंका भी क्यों न बने जब उनका ही लड़का उनके विपरीत हो। तो इसलिए उन्होंने उसका विवाह सही नहीं समझा और उससे कभी विवाह के लिए भी नहीं बोले, क्योंकि वे जानते थे कि अगर ये किसी भी लड़की से विवाह भी करता है तो वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी। इससे मेरी ही बदनामी होगी और गांव वाले गांव से भी निकाल देंगे, ये कहकर कि तुम्हारे चलते किसी लड़की का जीवन बर्बाद हुआ है और हम लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चूंकि गांव वाले उसके पिता के सीधेपन के कारण उसे गांव में शरण दिए हुए थे और उसके पिता को भी ये बात पता थी कि जिस दिन मेरी अर्थी उठेगी उसी दिन बिरु का बोडिया बिस्तर भी चला जाएगा। उस गांव के प्रधान बहुत ही दया दिल के आदमी थे। उनका नाम गोविंद प्रताप था, जो नेक इंसान के साथ साथ दिल के भी बहुत साफ थे। उन्होंने बिरु को कई बार हिदायत भी दी थी कि नहीं सुधरोगे तो गांव वाले तुम्हें धक्के मरकर इस गांव से निकाल देंगे। प्रधान गोविंद प्रताप की चेतावनी भी बिरु के कानों से टकराकर वापस लौट आई, जैसे किसी पत्थर पर पानी डाल दिया जाए। बिरु को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगता था ई सब डराने के बहाने हमरा जैसन लोग से सब जलते बा। लेकिन गांव अब चुप नहीं था। अब गांव के नौजवानों ने एक पंचसभा बुलाई, जहां यह निर्णय लिया गया कि अगर बिरु की हरकतें नहीं रुकी तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। एक दिन की बात है। मनोहरपुर गांव में एक सिद्ध महात्मा का आगमन होता है, जो परम तपस्वी और बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो आदमी के शक्ल
देखकर बता सकते थे कि उसके अंदर क्या चल रहा है और वो कैसा है। उनका इस गांव में आने का केवल एक ही मकसद था कि जो गांव के लोग थे वे बहुत गरीब थे और गरीब होने के कारण कभी भी कथा नहीं सुने थे, जो उस गांव का दुर्भाग्य था। उन्होंने पहले से ही निर्णय किया था कि सबसे पहले इस गांव को धार्मिक बनाना है और उसके बाद यहां पर सभी तरह की कथाएं चलानी है जिससे लोक कल्याण हो और मेरा भी कर्तव्य पूरा हो जाए। और इसी सोच के साथ वे सबसे पहले गांव के प्रधान गोविंद प्रताप के घर पहुंचे और बोले, हे वत्स, क्या आप ही इस गांव के प्रधान हैं? प्रधान दया भाव से बोला, हाँ महाराज, मैं ही इस गांव का प्रधान हूं। बोलिए, आपको क्या काम है? मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना कर सकता हूं आपके लिए। तब महात्मा बोले, नहीं वत्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खोरनपुर का निवासी हूं। मेरी इच्छा है कि इस गांव में जितने भी लोग हैं सबके सब गरीब हैं और किसी ने कभी भी कथा का श्रवण नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों को मैं कथा के माध्यम से इनके अंदर कुछ परिवर्तन ला सकूं। तो क्या आप इसके लिए तैयार है कि गांव की भलाई के लिए कथा चलाई जाए? इसके लिए मैं आपसे एक पैसे भी नहीं लूंगा। प्रधान मन ही मन खुश होते हुए बोला, जी, ये तो हमारे लिए परम सौभाग्य होगा कि हम और आप मिलकर गांव की भलाई करें और गांव के लोग भी यही चाहेंगे कि ऐसा ही हो, ताकि कुछ धार्मिक प्रवृत्ति आ जाए लोगों में और वे सब सुधर जाए। महाराज, यहां सब एक से बढ़कर एक है। यहां अगर आप आदमियों को समझाएंगे तो कोई नहीं समझेगा और आपको ही यहां से भागा देंगे। आपकी कथा का श्रवण केवल स्त्रियां ही कर सकती है, तो आप ये कथा स्त्रियों को सुनाए तो और बढ़िया होगा। और आप तो जानते ही है कि एक औरत ही घर को बनती है या बने बनाए घर को बिगड़ती है। तो अगर आप कथा के माध्यम से सुधारना ही चाहेंगे तो स्त्रियों को सुधारे और आपके रहने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए निश्चिंत रहें, मैं आपके सेवा में हमेशा हाजिर हूं। आपको जो भी दिक्कत होगा उसका जिम्मेदार मैं हूं। तब मुस्कुराते हुए महात्मा बोले, हे वत्स, मैं ये बात पहले से जानता हूं कि यहां के आदमी अनपढ़ है और सबको धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं क्या बोलूंगा इससे भी कोई मतलब नहीं है। मेरी बात केवल औरतें ही सुन सकती है, वो भी जो पूजा पाठ पर ध्यान देती है और जिसको भगवान पर भरोसा है कि भगवान ही सब कुछ है। बिना भगवान के कुछ भी नहीं हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। और तो और आपके गांव के कुछ लोग बहुत ही गलत मार्ग में चल दिए हैं, उनको सुधारना अत्यावश्यक है। अन्यथा कल को गांव की कोई भी औरतें घर से बाहर निकालने में भी डरेंगी। ये जो नए लड़के गांव में ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, ये बहुत ही नालायक और चांडाल किस्म में आते हैं। ये किसी के घर की लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं, जैसे उनकी पत्नी हो। प्रधान गुस्से से उतावला हो उठा और बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप बस एक बार यह बता दीजिए कि ये काम कर कौन रहा है? उसकी नानी, क्या नानी की भी नानी? याद न दिला दिया तो कहना, जल्दी से बता दीजिए तो ये कौन है? तक शांत मन से महात्मा बोले, बाबू, इतना गुस्सा सही नहीं। मैं उसी के लिए तो आया हूं ताकि सबको सुधार सकूं, और तुम्हारे मारने से अगर ये सुधार जाते तो अब तक बहुत पीट चुके हैं ये लथेर। इनको अब कथा ही सुधार सकती है और इससे मेरा कथा भी सही जगह पहुंच जाएगा। तब प्रधान बोला, महात्मा जी, तब इसे जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। महाराज ने गांव के प्रधान से अनुमति लेकर अगले दिन नारी सभा बुलवाई। सुबह से ही औरतें नहा धोकर अपनी अपनी चुनर हाथ में लेकर नदी के पास बैठने लगी। गांव के बच्चे, बूढ़े और कुछ सज्जन भी चुपके से इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि जब महात्मा कथा सुनाते थे तो हवा में कुछ खास सा बदल जाता था। महात्मा ने कथा शुरू की। सरल भाषा,
गहरी बातें। वे ऐसे उदाहरण देने लगे कि हर औरत के मन पर असर होने लगा। पर कथा के बीच बीच में वे उन संकेतों से भी कटाक्ष करते रहे जो बिरु के स्वभाव पर बिल्कुल सटीक बैठते थे। लोभ, धूर्तता और नारी के प्रति अनादर। औरतें इससे चुप नहीं रहीं। कई की आंखों में आग चमकने लगी। कहानी में एक ऐसा पात्र भी था, एक चतुर, लालची खेतिहर, जो अपनी मां बाप को भूल गया और गांव का शांतिधरा हिला दिया। कथा खत्म होते ही महात्मा ने आंखें उठाकर सबका मुंह देखा और बोले, जो इन बातों को समझेगा वही अपने और अपने घर की रक्षा करेगा, और जो नहीं समझेगा उसका फल उसे झेलना ही होगा। सबने ठान लिया, अब और नहीं सहेंगे। प्रधान गोविंद प्रताप ने दृढ़ होकर कहा, अगर कोई औरत या घर पर अन्याय हुआ तो हम सब सक्रिय होबो करबे। बिरु जैसे लोग हमार गांव के नाम पर दाग नहीं लगा सकत। बिरु जिससे दूर पर बैठा हुआ था, वो गरम गरम आंख से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक ओर गुस्सा था, दूसरी ओर अहंकार। उसने सोचा, ई सब हाव भाव हा, हमका कौन रोक सकेला? पर भीतर से कुछ अजीब सिहरन भी हो रही थी, पर वो उसे मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिन बाद गांव में खाद और अनाज की कमी सी दिखने लगी। कुछ किसानों ने देखा कि रात में उनके गोदाम से कुछ अनाज कम हो रहा है। गांव में शंका बढ़ी। सबसे पहले संदेह किस पर गया? बिरु पर, क्योंकि उसके व्यवहार और रात दिन का अनियमित आना जाना, औरतों पर की गई बेइज्जत और पुराने झगड़े सभी उसके खिलाफ गवाह बन गए थे। जब पंचसभा बुलाई गई तो कई लोगों ने अपने अपने अनुभव सुनाए। रात के समय कब्जे के प्रयास, औरतों के साथ बदसलूकी, उधार लेकर न लौटाना। बिरु ने कड़ा इनकार किया और बोला, हम निर्दोष है, ई सब झूठ बा। पर गांव के लोगों ने अपनी बातें दोहराई और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने बिरु को खुद अनाज बेचते देखा। रात के समय उसका आना जाना संदिग्ध पाया है। प्रधान गोविंद प्रताप ने कहा, हम बिना साक्ष्य के कोई निर्णय नहीं लेब, पर अगर किसी के घर का अनाज चोरी हुए मिला और साक्ष्य मिले तो हम न्याय करेंगे। उसी रात गोविंद के भाई की चौकी में एक आदमी छुपा हुआ नजर आया और वो आदमी पकड़ा गया। उसे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि उसे किसी ने पैसा देकर गोदाम से अनाज निकालने को कहा था और उसने उसी आदमी का नाम बता दिया जिसे वह रात में अनाज देता था, बिरु का नाम। अगली सुबह पंचसभा फिर बुलाई गई और बिरु को बुलाया गया। बिरु ने अब भी झूठे हंसी मजाक और बहाने बनाए, पर जब कुछ औरतों ने अपने आंसू और गवाही पेश की तब गांव का सब्र टूट गया। गांव के नौजवानों ने मिलकर सबूत जुटाए। कुछ गांव वालों ने देखा था कि बिरु ही कई रातों को एक बोरा लेकर नदी के किनारे गया था। बोरे में अनाज मिला और उनसे पूछताछ हुई तो सारे सुराग बिरु की तरफ मिलते गए। अब पंचायत ने फैसला किया, बिरु को गांव से निष्कासित करने की सजा पर चर्चा हुई। पर महात्मा ने बीच में आकर कहा, हमें केवल दंड नहीं देना चाहिए, पर सुधार का भी रास्ता देना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे उसे मार्ग दिखाना हमारा धर्म है, पर जो अपने अपराधों को स्वीकार न करे उसे समाज की मर्यादा बनानी पड़ेगी। पंचायत ने दोनों बातों में संतुलन रखा। बिरु के विरुद्ध जितने भी कानूनी प्रमाण थे वे लागू किए गए। उसके कुछ जमीन जायदाद जब्त कर दी गई और उसे गांव के किसी भी सामूहिक आयोजन से बहिष्कृत कर दिया गया। साथ ही एक शर्त रखी गई, अगर वो 3 महीने तक गांव की कोई भी महिला उत्पीड़ित न करे और सार्वजनिक रूप से श्रम कर के लोगों का विश्वास वापस ले तो कुछ छूट दी जाएगी। महात्मा ने कहा, पर अगर एक बार फिर वो दोषी पाया गया तो उसे गांव छोड़ना ही होगा। बिरु को यह निर्णय नागवार गुजरा।
उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर अंदर ही अंदर उसकी आत्मा में कुछ टूटन थी। जब उसने अपने बूढ़े पिता को देखा, जिसने शांत चित्त से सब सह लिया, तब सिर में जैसे बिजली सी गिरी। पिता ने बिना किसी गुस्से के उसे देखा और बोला, बेटा, अब तेरा समय बा। या तो तू सुधर जा, ना ही तो हम दोनों को गांव से बाहर जाना होगा। ये शब्द बिरु के भीतर गूंजे। पहले तो बिरु ने सब कुछ नकारा, पर जब उसे भूख, तिरस्कार और अकेलेपन का स्वाद चखना पड़ा, तो एक रात उसने महात्मा के पास जाकर मुख झुकाकर कहा, महात्मा जी, हमसे गलती हो गई, हम पर कृपा कीजिए। महात्मा ने आंख से देखा, पर शब्दों में वजन भी था। सच्चा पश्चाताप कर्म से सिद्ध होता है, शब्द से नहीं। जा, गांव के हर घर में जाके जो तूने तोड़ा है, वही जोर जो तूने चोरी की, लौटाकर और क्षमा मांगकर लौट। बिरु ने कठोर श्रम किया, दिन रात खेतों में काम किया, गांव की नालियों की सफाई की, बुजुर्गों के घरों में मदद की, और सबसे बढ़कर उन औरतों के पास जाकर जो उसने तकलीफ दी थी, उनसे माफी मांगी। कुछ ने माफी स्वीकार की, कुछ ने समय मांगा। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास लौटा, पर यह विश्वास तुरंत नहीं मिला, वो मेहनत मांगता था। 3 महीनों के बाद पंचायत ने फिर मुलाकात की। बहुत से लोगों ने देखा कि बिरु सचमुच बदल गया है। वो अब लज्जावश और विनम्र हो चुका था। उसने अपनी बची जमीन से थोड़ी दान कर दी और गांव के प्राथमिक आश्रय को बनवाने में मदद की। प्रधान गोविंद प्रताप ने जब देखा कि बिरु ने ईमानदारी से कर्म किए हैं, तो उन्होंने आखिरकार सहानुभूति जताई, पर चेतावनी भी दी कि कभी वापस न लौटें वे पुराने रास्ते। कथानक का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बिरु ने अपने पिता की देखभाल करते हुए एक शोधक लड़की से मिलकर सच्ची लगन से विवाह किया। लड़की भी गांव की ही थी, पर संस्कारी और समझदार। विवाह में गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। बिरु ने जो पहले वादा किया था, अनुशासन, मेहनत और सेवा, वो निभाया। वो अब लालची नहीं रहा। उसने जिंदगी का ध्येय बदल लिया, शांति, परिवार और गांव की भलाई। वर्षों बाद जब कोई नया लड़का शहर गांव में बदचलन बनने लगता, तो महात्मा की कथा और बिरु की कहानी दोनों याद दिलाई जाती कि लोभ और अनाचार कितनी भी बड़ी ताकत बन जाए, पर सच्चा पश्चाताप और कर्म फिर भी मार्ग बदल सकता है। और गांव के लोग भी सीख गए, दंड और दया दोनों का संतुलन जरूरी है। कहानी का संदेश साफ था, लोभ घर बिगाड़ता है, पर अगर इंसान अपने किए पर पछताए और कर्म बदल दे, तो नई सुबह जरूर आती है। और मनोहरपुर गांव में वही नई सुबह आई, जहां लोग अब साफ दिल से जीते, अपने बच्चों को धर्म और मर्यादा सिखाते, और महात्मा की कथा का संग रोज होता रहा।